हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं टी कमचंद। हम बात कर रहे थे एसीएफ एफआरओ 2021 के मैथमेटिक्स पेपर सॉल्यूशन के बारे में और हमने पार्ट नंबर 10 के अंदर क्वेश्चन नंबर 110 मीन्स 110 तक सॉल्व कर लिए थे। आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 से क्वेश्चन नंबर 120 तक और इसके सॉल्यूशंस को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 क्या दे रखा है आपको, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 111 और क्वेश्चन नंबर 111 में आपको दिया हुआ है कि आपको क्या करना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। किसका निकालना है, फाई का निकालना है और किस वेक्टर के अलोंग निकालना है, किस वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना है, आपको वेक्टर भी दिया है और किस पॉइंट पे निकालना है ये भी दिया है। अब ध्यान से समझिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता क्या है। डेरिवेटिव्स तो आप सब पढ़ते हैं कि डेरिवेटिव्स किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। डायरेक्शनल डेरिवेटिव नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा डेरिवेटिव निकालना जो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो। यहां पर क्वेश्चन में भी वही दिया है कि आपको डेरिवेटिव्स तो निकालना है लेकिन किस डायरेक्शन में निकालना है, इस वेक्टर के डायरेक्शन में निकालना है। ध्यान देना, इसको अच्छे से समझना। इसका डेरिवेटिव्स निकालेंगे, इस डायरेक्शन में निकालेंगे, ध्यान देना इस चीज को। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, किस पॉइंट पर निकालेंगे, 1, 2, 0 मीन्स आपके पास में एक सरफेस दी हुई है, उस सरफेस पे ये पॉइंट है। इस पॉइंट पर आपको क्या करना है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना। सरफेस ऑफ कोर्स यही होगी, है ना। ये आपके पास में सरफेस दी और ध्यान से देखना, ये फाई क्या दिया है, स्केलर पॉइंट फंक्शन। हमेशा जो ग्रेडियंट निकाला जाता है वो स्केलर पॉइंट फंक्शन का निकाला जाता है। आगे हम पढ़ेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव में हम इसके ग्रेडियंट का यूज लेंगे। ये सरफेस हमें दी हुई है और इस सरफेस पे एक पॉइंट दिया हुआ है ये, और आपको इस पॉइंट पर डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है इसका, लेकिन किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन। आप समझिए, अगर आपके पास में कोई फंक्शन फाई है और फाई आपके पास में क्या है, स्केलर पॉइंट फंक्शन है, तब इस स्केलर पॉइंट फंक्शन के किसी पॉइंट पर डायरेक्शनल डेरिवेटिव एक ही डायरेक्शन में किस फॉर्मूले से होगा आपके पास में, ये आपके क्या हो गया, इसको बोलते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा फाई ओवर डेल्टा एक्स, जो किसके इक्वल होता है, ग्रेडियंट ऑफ फाई के इक्वल होता है। ग्रेडियंट ऑफ फाई जो होता है, किसी भी स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई का जो ग्रेड होता है वो ग्रेड ही क्या होता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। लेकिन किस डायरेक्शन में निकालना, जिस डायरेक्शन में निकालना होता है उसके साथ उसका क्या ले लेंगे, डॉट प्रोडक्ट। अब ध्यान से समझिए, आपको दिया हुआ एक वेक्टर और इस वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना है। आप सबको पता है कि जो एक वेक्टर होता है उस वेक्टर की डायरेक्शन को कौन बताता है, उसका यूनिट वेक्टर मींस ए कैप। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालेंगे तो डॉट प्रोडक्ट किससे करेंगे, ए कैप की। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन कौन बताएगा, ए कैप बताएगा। ए कैप हमेशा क्या करता है, किसी वेक्टर ए की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कितना होगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव इसके इक्वल होता है। इसका मतलब हमें क्या करना है, ग्रेड फाई निकालना है और उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है ए कैप के साथ में। ए कैप सबको निकालना आता है, क्या होता है, ए वेक्टर कौन, उसका मॉड्यूलस है, उसका मैग्नीट्यूड। तो हम क्या करते हैं, ग्रेड फाई। ग्रेड फाई निकालने का फॉर्मूला ये भी सबको पता है, ये फाई आपको दिया हुआ, आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये ग्रेड फाई दिया हुआ है, इस ग्रेड फाई को लेकिन किस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे तो x की वैल्यू 1 रख दो, y की वैल्यू 2 रख दो और z की वैल्यू 0, इसमें पुट किया, ये आया। जैसे आपको निकालना, आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव कितना होगा, दिस डॉट ए कैप। अब देखो मैं ए कैप निकाला, ए कैप कितना होगा, दिस वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ में, इसके साथ में, तो 2 आई कैप डॉट आई कैप 1 प्लस 1 इंटू 2 जे कैप डॉट जे कैप और 3 इंटू 3, ये आपके पास में ये आ गया। ठीक है, इसकी क्वांटिटी की वैल्यू ये आ गई 13 स्क्वायर रूट ऑफ। अब आपका किसका ए कैप निकालना था, इसका, तो इसका मैग्नीट्यूड नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 9, जो आपके पास में कितना है, 13 अपॉन रूट 14, जो आपके चारों ही ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब इसका कोई भी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट नहीं होगा। इस पे भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। अब ये क्वेश्चन जो था, इस क्वेश्चन में अगर मान लेते हैं यहाँ पर आपकी जगह 3 की जगह, देखो सोच के देखो, सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर 4 आ जाता तो 4 हो जाता तो कितना हो जाता, 4 प्लस 4 प्लस 1 कितना हो जाता, स्क्वायर रूट ऑफ आपके पास 9 और 9 कितना है, 3 है। तो इसका मतलब नीचे कितना आ जाता, 3 आ जाता। और ऊपर ध्यान से देखो, यहाँ पर जैसे ही 2 होता तो 2 होता, 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6, 6 प्लस 2 कितना हो गया, 8 और 8 प्लस 2 कितना हो गया, 10। मींस इसका आंसर कितना हो जाता, 10/3, जो आपके एक ऑप्शन में भी है। इसका मतलब इसमें या तो हो सकता है कि इसमें मिस प्रिंट हो गया हो, यहाँ पर 3 की जगह 2 आ गया हो, लेकिन फिलहाल जो हमारा क्वेश्चन है उसके हिसाब से आंसर कौन सा होगा, ये वाला होगा। ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 111। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की, और क्वेश्चन नंबर 112 को ध्यान से देखिए। क्या क्वेश्चन नंबर 112 में दिया है, बोला गया कि इफ द नॉर्मल ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, आपको एक पैराबोला दिया हुआ है, इसके किसी पॉइंट पर हम क्या करते हैं, नॉर्मल कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मल क्या होता है, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो टेंजेंट की क्या होती है, परपेंडिकुलर, आप सबको पता है। और किस पॉइंट पर आपको नॉर्मल निकालना है, 81 स्क्वायर 281 पे,
और क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि अगर इस पर हम नॉर्मल कैलकुलेट करें और नॉर्मल अगेन पैराबोला को किस पॉइंट पे मिलता है, इस पॉइंट पर मिलता है, तो फिर T1 और T2 के बीच में रिलेशन क्या होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये आपके पास में है पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x जिसका शेप कुछ इस तरह का होता है और आप सबको पता है कि इस y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए इसके जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, 80 स्क्वायर 280। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, वो कोऑर्डिनेट जो उसको हमेशा क्या करते हैं, सेटिस्फाई। जैसे x की वैल्यू आपने 80 स्क्वायर रखी तो कितना हो गया 4a स्क्वायर t स्क्वायर, तो y स्क्वायर जैसे स्क्वायर रूट लोगे कितना आ गया 280। इसका मतलब 80 स्क्वायर 280 हमेशा क्या होगा, इस पैराबोला पे होगा। अब t क्या है यहाँ पर, पैरामीटर। पैरामीटर का मतलब इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, अलग अलग t की अलग अलग वैल्यूज के लिए मुझे अलग अलग पॉइंट्स मिल जाएंगे इस तरह से। तो t की एक पर्टिकुलर वैल्यू t1 पर आपको बोला गया कि नॉर्मल कैलकुलेट करना है। तो एक काम करते हैं, हम इस पे एक नॉर्मल कैलकुलेट करते हैं और वो नॉर्मल वापस इस सरफेस को या इस कर्व को सॉरी इस पॉइंट पे मिलता है, तो उसमें क्या करा देंगे, नॉर्मल की इक्वेशन में इस पॉइंट को सेटिस्फाई करा देंगे। सिंपल सा है। तो सबसे पहले हम नॉर्मल कैलकुलेट करते हैं। अब नॉर्मल होता क्या है, इस चीज को समझिए। नॉर्मल होता है आपके पास में एक टेंजेंट, उस पॉइंट पे क्या करेंगे, टेंजेंट निकालेंगे और टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन। अब टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, नॉर्मल जो उस पॉइंट से पास होती है। इसका मतलब नॉर्मल क्या होता है, इसी पॉइंट से पास होगा। तो इस पॉइंट से पास होने वाले नॉर्मल एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकलेंगे, उसकी स्लोप क्या होगी, स्लोप वही होगी जो टेंजेंट की स्लोप के परपेंडिकुलर होगी। मींस आपको क्या करना, आपने पढ़ा होगा कि यदि m1 टेंजेंट की स्लोप है और m2 को अगर मैं नॉर्मल की स्लोप मान लूं तो इन दोनों के बीच में रिलेशन कितना होता है, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। इसका मतलब m2 कितना होगा, -1/m। या फिर इस तरह से बात करें हम लोग कि नॉर्मल की स्लोप कितनी होती है, -1 टेंजेंट की स्लोप। इसी को यहाँ पे यूज करते हैं, लेकिन पहले टेंजेंट की स्लोप तो निकालें। तो टेंजेंट की स्लोप कैसे निकालेंगे, dm कितना होता है आप सबको पता है, स्लोप dy/dx। इस dy/dx को मैं कितना लिख लूं, dy/dt/dx/dt। y आपके पास में ये रहा, x आपके पास में ये रहा, dy/dt कितना हो गया 2a, x कितना हो गया dx से dx/dt कितना हो गया 2a t1। आपका कितना आ गया 1/t1। हमें किस पॉइंट पे निकालना, t1 पे, तो कितना हो जाएगा 1/t1। लेकिन ये किसकी स्लोप आई, टेंजेंट की। हमें किसकी चाहिए, नॉर्मल की। तो कितना कर दो -1/m, तो कितना आ जाएगा -t। नॉर्मल की इक्वेशन लिखते हैं। नॉर्मल किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, तो y - 281 इक्वल टू ये माइनस स्लोप किसकी, ये आपके नॉर्मल की स्लोप आ गई और ये x - 81 स्क्वायर। ये नॉर्मल इस पॉइंट से पास होता है, इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करा दो, सेटिस्फाई कराए आपके पास में ये आंसर आएगा। तो देखो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपके पास में ऐसा होगा जिसके अंदर कौन सा है, t1 + t2 + 2/t1 इक्वल टू 0, ये आपका करेक्ट आंसर। तो सिंपल सा था, नॉर्मल की इक्वेशन निकालना था और इस पॉइंट से क्या करना था, उसको सेटिस्फाई कराना था या पास करवाना था। ये था अपने पास में क्वेश्चन नंबर 112। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की। ध्यान से देखो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, इसको भी समझते हैं। आपके पास में बोला गया है कि आपको एक स्फीयर दिया हुआ है और इस स्फीयर को क्या करना है, आपको प्लेन से कट करना है। क्वेश्चन नंबर ये है आपके पास में 1, 1 और 3। ध्यान से देखो, स्फीयर क्या दिया हुआ है, x - a का स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर प्लस z - c का होल स्क्वायर और इक्वल्स टू ये कितना दिया हुआ r स्क्वायर। और एक प्लेन दिया हुआ आपके पास में lx प्लस my प्लस nz इक्वल्स टू और कितना है k। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर बोला गया है द सेक्शन ऑफ द स्फीयर, सेक्शन ऑफ द स्फीयर जो भी आपको दिया हुआ स्फीयर की क्वेश्चन विद द प्लेन इज अ ग्रेड सर्कल। क्वेश्चन के अंदर बोला गया सेक्शन ऑफ द स्फीयर विद दिस प्लेन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप, सेक्शन का मतलब क्या होगा कि जब इस स्फीयर को इस प्लेन से मैं कट करूंगा तो कट करने पर मुझे क्या मिल रहा है, ग्रेड सर्कल मिल रहा है। अभी ग्रेड सर्कल होता क्या है, स्फीयर को प्लेन से कट करने पे मुझे कौन कौन से शेप्स मिल सकती है। तो ध्यान से देखो, ये मेरे पास में सपोज स्फीयर है ना, मान लो इसे बना तो नहीं एग्जैक्ट, ये मेरे पास में स्फीयर है और इस स्फीयर को क्या करता हूं मैं, प्लेन से इस तरह से कट करता हूं। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। ठीक है, इस तरह का सर्कल बनेगा। जब मैं इसको यहां से कट करूंगा तो इस तरह का सर्कल बनेगा। जब मैं यहां से कट करूंगा तो इस तरह का सर्कल बनेगा। ये मान लेते हैं स्फीयर का क्या है, सेंटर है। जब ध्यान से देखो, इन सर्कल्स को मैं जैसे जैसे ऊपर जाता जा रहा हूं, ऊपर जाने के बाद जब मैं यहां तक जाऊंगा तो ये मुझे सबसे बड़ा सर्कल मिल गया। फिर उसके बाद में सर्कल्स की जो रेडियस होगी वो कम होती जाएगी, इधर रेडियस वापस क्या होती जाएगी, आपके पास में कम होती जाएगी। मीन सबसे बड़ा सर्कल कहां मिलेगा, जब आपके पास में वो प्लेन कहां से पास होगा, उसके सेंटर से पास होगा। सिंपल सी बात है कि सबसे बड़ा सर्कल मुझे कब मिलेगा, जब मैं इस स्फीयर को कट करूं एक प्लेन से, लेकिन वो प्लेन कहां से पास होना चाहिए, उसके सेंटर से। क्यों, क्योंकि अगर सेंटर से पास नहीं होगा
तो बाकी इस साइड में जाऊंगा मैं नीचे की ओर तो भी उसकी रेडियस कम होती जाएगी, मैं छोटे 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 स्मॉल सर्कल्स मिलते जाएंगे। इसके ऊपर जाऊंगा तो भी स्मॉल सर्कल्स मिलते जाएंगे। यहां पर मुझे सबसे बड़ा सर्कल मिलेगा। कहां मिलेगा? जब आपका प्लेन कहां से पास होगा? सेंटर से। तो सेक्शन जो आपके पास में है, सेक्शन ऑफ स्फीयर, जो आपके पास में स्फीयर का सेक्शन है, इस ग्रेट सर्कल कब मिलेगा? ग्रेट सर्कल जब आपके पास में इफ ये जो प्लेन दिया हुआ है, ये प्लेन कहां से पास होता है? पासेस थ्रू सेंटर ऑफ स्फीयर। सिंपल सी बात है, थ्रू द सेंटर ऑफ स्फीयर। अब स्फीयर का सेंटर निकालना है। स्फीयर का सेंटर निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि पहले वो सेंटर और रेडियस फॉर्म में दिया हुआ है। अगर इस स्फीयर की बात करें तो इस स्फीयर का सेंटर कितना होगा? ए, बी और सी, और रेडियस कितनी होगी? आर। अब ध्यान से देखो, ग्रेट सर्कल कब मिल रहा है हमें? ग्रेट सर्कल जब मिल रहा है जब ये प्लेन कहां से पास हो? इसके सेंटर से पास हो। तो सेंटर को क्या करा दो? इसमें पास करवा दो। मींस एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी रख दो? ए बी सी रख दो। तो जैसे पुट करोगे कितना हो गया? ए एल प्लस बी एम प्लस ये सी एन इक्वल टू कितना आ गया? के। ध्यान से देखो, एक ऑप्शन के अंदर आपके पास में ये होगा। एक ऑप्शन देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन इक्वल टू के। तो सिंपल सा था, क्या करना था? आपको एक स्फीयर को एक प्लेन से कट करना था। बोला गया है ग्रेट सर्कल है, तो आपको ज्योमेट्रिकली देखना है ग्रेट सर्कल कब मिलता है? ऑफ कोर्स जब वो प्लेन उसके सेंटर से पास होगा। किसके सेंटर से? स्फीयर के सेंटर से। अगर स्फीयर के सेंटर से पास नहीं हो रहा है तो सर्कल्स क्या मिलेंगे? ग्रेट सर्कल नहीं होगा। सबसे बड़ा सर्कल तभी मिल पाता है जब आप उस स्फीयर को कहां से कट करो, उसका जो प्लेन है जो कट कर रहे हो वो कहां से पास हो? आपके सेंटर से पास हो। तो ये एक सिंपल सी प्रॉब्लम थी। ये था क्वेश्चन नंबर 113। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 114। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 114 को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, है ना? अभी भी मैंने आपको एक इक्वेशन बताई पैराबोला की y स्क्वायर इक्वल टू 4x, या फिर और भी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है हमारे पास में, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, या फिर x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। इन सब के अंदर आपको पता है कि जो 4a होता है वो होता है उसका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। पहले अपन क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है? आपके पास में एक इक्वेशन दी हुई है, और इक्वेशन है 4y स्क्वायर प्लस 12, आई थिंक ये होगा 12x माइनस 20y एंड प्लस 67 इक्वल टू 0। क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया है कि ये जो आपके पास में पैराबोला है, पहले ही बोला गया कि ये पैराबोला है, तो इस पैराबोला की आपको क्या निकालनी है? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालनी है, नाभि लंबी की लंबाई निकालनी। अब समझते हैं पैराबोला के अंदर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का मतलब क्या होता है? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है? लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है? एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो उसके एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, साथ ही साथ उसके फोकस से पास हो। तो फोकस से पास होने वाली एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसको बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम, और उस लेटेस्ट रेक्टम की क्या निकालनी? अपने को लेंथ निकालनी। अब समझिए इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके, पहला तरीका और दूसरा तरीका। दूसरा तो ये कि सिंपल सा आपके पास फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला में पुट करना है और आंसर को क्या करना है? कैलकुलेट करना है। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो कैसे करें? अब देखो, दोनों मेथड की बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर एक स्टैंडर्ड पैराबोला ले लेते हैं हम लोग, y स्क्वायर इक्वल टू, जैसे बात कर रहा हूं मैं 4a और x की, ठीक है? आप सबको पता है कि y स्क्वायर इक्वल टू 4x का जो शेप होगा वो कैसा होगा? इस तरह का होगा। y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x लेता हूं तो किस तरह का होगा? इस तरह का। इसके अंदर जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होती है इस पैराबोला के लिए, इस पैराबोला की लेंथ ऑफ जो लेटेस्ट रेक्टम होती है वो कितनी होती है आपके पास में? दैट इज आपको फॉर्मूले से पता है कितना होगा, यहां से इस इक्वेशन को देखते हुए, दैट इज 4a। अब समझिए इस पैराबोला के लिए जो इसका फोकस होता है वो कितना होता है? इसको कैपिटल ए लिया तो कैपिटल A, 0, और आपका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का मतलब ये क्या, मैंने क्या बताया था? ये एक्सिस होती है, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन जो उसके फोकस से पास होती है वो लेटेस्ट रेक्टम होगी। मींस ये लेटेस्ट रेक्टम है। इसकी यहां से लेकर के, इस पॉइंट को मालूम है L, यहां से लेकर के जो L डिस्क तक की लंबाई है, जो लेंथ है, उस लेंथ को बोलते हैं हम लोग लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो पहला तरीका तो ये है, एक काम करें, हम हमारी इक्वेशन को इस फॉर्म में रेड्यूस कर दें, और रेड्यूस करके हम कंपेयर कर लें तो 4a कितना आ जाएगा? उसका लेटेस्ट रेक्टम आ जाएगा। तो चलो करने की कोशिश करते हैं। इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ? ध्यान से देखो, इस टर्म को मैं साथ में ले रहा हूँ, और यहां से मैं क्या कर रहा हूँ? इस तरह से लिख रहा हूँ 4y स्क्वायर, ये कितना हो गया? माइनस के 20y, और प्लस कितना हो गया आपके पास में? 12x, और प्लस के कितना हो गया? 67 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, यहां पर मैं इसको लिखूं 4y स्क्वायर को मैं कितना लिख सकता हूं? 2y का होल स्क्वायर। तो इसको अगर मैं कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो इसका हो गया 2y का होल स्क्वायर, माइनस इसको मैं लिख लूं 2 × 2। अब ध्यान से देखो, 2 × 2 कितना हो गया? 4।
अब 20 है तो 20 इसका मतलब यहाँ कितना आएगा 5 और कितना आ जाएगा, इसको मैं इस तरह से लिख लूँ 2 इंटू 2y इंटू 5 और कितना हो गया प्लस 12x प्लस 67। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इधर परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी क्या आ रहा है y का होल स्क्वायर आ रहा है। तो मैं कुछ इस तरह का यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करूंगा। तो ध्यान से देखो a स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस b स्क्वायर, तो b कितना हो गया यहाँ पर 5, तो 5 का स्क्वायर 8 कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जैसे करोगे कितना हो गया 2y। अब ध्यान से देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2y माइनस कितना हो गया 5 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से प्लस 25 आएगा। तो यहाँ पर माइनस के कितना करना पड़ेगा आपको 25। तो जैसे माइनस के 25 करोगे, ध्यान से देखो 67 आपके पास में है तो 25 करोगे तो कितना बच गया आपके पास में 42 और इक्वल टू कितना आ गया 0। अब क्या करना है आपको, इस फॉर्म में बनाना है तो x वाले क्वांटिटी को उधर ले जाते हैं। यहाँ से मैंने क्या किया 2 को कॉमन लिया तो कितना हो गया 4, ये कितना हो गया y माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से ध्यान से देखो यहाँ से मैंने क्या किया 6 को कॉमन ले लिया, माइनस 6 कॉमन ले लिया तो कितना बच गया x माइनस कितना हो गया 7/6। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो 4 है इसको डिवाइड कर देंगे। तो जैसे डिवाइड करोगे यहाँ पर कितना बन गया आपके पास में, ये बन गया y माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस हो, ये कितना हो गया आपके पास में 6 अपॉन कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये आपके पास में हो गया 6/4 और ये कितना हो गया x माइनस कितना आ गया आपके पास में 7/6। एक बार इसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया था 2 का स्क्वायर आपके पास में आ गया, 4 बाहर आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर ये आपके पास में कितना है, इसको मैं इस तरह से लिख लूँ, ये आपके पास में यहाँ से मैंने क्या कॉमन लिया, यहाँ से मैंने 6 कॉमन लिया। तो यहाँ पर ध्यान से देखो 6 कॉमन मतलब यहाँ पे आपको कॉमन लेना पड़ेगा 12, ठीक है। तो जैसे 12 कॉमन लोगे तो यहाँ पे 42 आ गया और यहाँ पे कितना आ गया आपके पास में 2, तो ये 7/2 बनेगा यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये कितना हो गया आपके पास माइनस के 12 आ गया। अब ध्यान से देखो मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे 4 है, इस 4 को मैंने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर ये जो क्वांटिटी बनी वो कितनी बन गई y माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 3 और x माइनस 7/6, 6 नहीं यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। कैलकुलेट कर लेना इसको, ये आपके पास में बन गई। अब देखो हम इसको इससे कंपेयर करें, अब यहाँ पे फर्क कितना आ रहा है, यहाँ पर जो इक्वेशन बन रही है वो किस फॉर्म में बन रही है y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x। तो मैंने अभी बताया चाहे y स्क्वायर इक्वल टू 4x हो, चाहे y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x हो, चाहे x स्क्वायर इक्वल टू 4ay हो, चाहे x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay हो, लेंथ ऑफ जो लेटेस्ट रेक्टम होता है जिसको हम LL से रिप्रेजेंट करते हैं वो कितना आएगा 4a, कितना आ रहा है यहाँ पर 3। तो इसका मतलब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना आ गया 3। देखो एक ऑप्शन में आपके पास में 3 होगा, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन में आपके पास में 3 है। तो पहला तरीका तो ये कि जो इक्वेशन आपको दी हुई है उस इक्वेशन को आप क्या करो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि ये काफी लेंथी हो जाएगा, एग्जाम में हमारे पास में टाइम कम होता है, तो हम सीधा इसका फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। अब फॉर्मूला क्या है, मेथड नंबर सेकंड में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। मैंने अभी पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जनरल जो कॉनिक सेक्शन होता है उसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन होती है कॉनिक सेक्शन की। लेकिन इस इक्वेशन में मैं मान लेता हूं कि a की वैल्यू मैंने कितनी ले ली अल्फा स्क्वायर, ध्यान से सुनना, b की वैल्यू कितनी ले ली मैंने बीटा स्क्वायर और h मेरे पास में कितना ले लिया अल्फा बीटा। हाँ, तो जैसे मैं यहाँ पे लूंगा इसको यहाँ पुट करूंगा तो ध्यान से देखो अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा एक्स वाई प्लस बीटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, मीन्स पहली टर्म क्या बन गई अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई का होल स्क्वायर। और जैसे अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई का होल स्क्वायर बनती है, आप यहाँ पर इस कंडीशन को बनती है या फिर इस तरह से सोचो कि एच स्क्वायर कितना होगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और यहाँ पर इन दोनों को प्रोडक्ट कर दो तो कितना आ गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, मीन्स एच स्क्वायर किसके इक्वल होता है ए बी के इक्वल। तो आपने पढ़ा होगा कि इस इक्वेशन में यदि डेल्टा 0 नहीं है, डेल्टा कैलकुलेट करने बताया था मैंने, और एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी हो तो किसको रिप्रेजेंट करती है पैराबोला को। तो इसका मतलब अगर मैं ए की वैल्यू अल्फा स्क्वायर, बी की वैल्यू बीटा स्क्वायर और एच इक्वल टू अल्फा बीटा ले लेता हूं तो ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है पैराबोला को। या फिर इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे आप इसको पुट करोगे तो ये पहली 3 टर्म जो होगी वो क्या बनाएगी परफेक्ट स्क्वायर बनाएगी। और किसी भी इक्वेशन में अगर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाती है फर्स्ट 3 टर्म तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगी पैराबोला को। आपका एक क्वेश्चन और प्रिपेयर हो गया। कई बार एग्जाम में आपको एक लंबी चौड़ी इक्वेशन दे देगा और बोला जाएगा कि किस कॉनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, ये पैराबोला होगा या ये इलिप्स होगा या हाइपरबोला होगा या सर्कल होगा। तो आप
सर्कल को और पैराबोला को इक्वेशन देखते ही पहचान सकते हो। पैराबोला कैसे पहचानोगे, आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर, एक्स वाई और वाई स्क्वायर वाले टर्म्स को देखना है। वो तीनों टर्म्स मिलकर के यदि परफेक्ट स्क्वायर बनाती हैं तो वो क्या बन जाएगा, आपका पैराबोला। यहां से अब हमें उससे मतलब नहीं, ये इक्वेशन तो प्रिपेयर हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टर में एल एल डेल से लिख रहा हूं ना सिंपली। तो एल एल डेज को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला कितना होता है, 2 टाइम्स अल्फा एफ माइनस बीटा जी अपॉन कितना होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 3/2। सिंपल सा फॉर्मूला है, याद रखना है। ठीक है, क्यों ऐसा याद रखना है, इसलिए क्योंकि बार बार आप इतना काम करने की आपको जरूरत नहीं, आपको सीधा कंपेयर करना है, फॉर्मूले में पुट करना और आंसर निकालना। अब ध्यान से देखो, अपने क्वेश्चन को देखते हैं। तो अपने क्वेश्चन के अंदर अगर हम कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकालते हैं। ए कितना है यहाँ पर देखते हैं, ए कितना होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, 0 है ही नहीं। इसका मतलब b इक्वल टू कितना है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट आपके पास में कितना है, यहाँ पे देखो 4 है, और एक आपके पास में है एक्स वाई, है ना। कहीं पे यहाँ पे एक्स वाई आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो एक्स वाई का कोफिशिएंट जो है यहाँ पे कितना है, h, तो h की वैल्यू भी कितनी है, 0। ध्यान से देखना। इसी प्रकार से हम बात करें f कितना है, y का कोफिशिएंट का हाफ -10 हो गया, g की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास में 6 हो गई, इसका हाफ करेंगे, और c की वैल्यू कितनी हो गई 67। अब हमें क्या करना है, हमें तो अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो अल्फा कितना था मेरे पास में, ध्यान से देखो, अल्फा मैंने कितना लिया, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू ए है, और ए कितना है 0, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 0, सिंपल सी बात है। बीटा स्क्वायर कितना था मेरे पास में, बी था, अब बी कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ, तो दिस इंप्लाइज बीटा की वैल्यू। अब देखो जैसे स्क्वायर हटाओगे यहाँ पर प्लस माइनस आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, बीटा स्क्वायर ले लो, तो उससे आपको टेंशन चिंतित होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बीटा आ रहा है, अब यहाँ पे फर्क कितना सा होगा, अगर आप माइनस या प्लस लोगे तो बाहर कितना आएगा, प्लस माइनस आएगा, और प्लस माइनस आएगा तो सिंपल सी बात है कि जब प्लस माइनस आएगा तो आपको क्या करना है, केवल पॉजिटिव क्वांटिटी लेनी है, क्योंकि लेंथ हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो फिलहाल आपके पास में इसको ऐसे रहने दो, आपको इस फॉर्म में। तो बीटा की वैल्यू चाहो तो आप रख लो, प्लस माइनस कितना हो गया 2, ठीक है, ये हो गया अपने पास में। अब ध्यान से देखो, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालना है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना आएगा, 2 टाइम्स अल्फा एफ, अल्फा कितना है 0, तो ये क्वांटिटी कितनी होगी 0। ध्यान से देखो, माइनस, और बीटा कितना, अब बीटा आप यहाँ पे प्लस माइनस 2 ही रख लो, ठीक है, सिंपल सी बात है। और जी आपके पास में कितना है, जी यहाँ पे ध्यान से देखोगे, जी कितना आपके पास में कितना हो गया 6, ठीक है, अपॉन कितना हो गया अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पर 0 स्क्वायर, प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ गया, बीटा स्क्वायर कितना आपके पास 4, और पावर कितनी लगेगी इसकी 3/2, सिंपल सी बात है। अब ध्यान से देखो, इसको कैलकुलेट करोगे, यहाँ पर माइनस, अब देखो यहाँ पर माइनस है, अगर प्लस लेते हो तो माइनस आएगा, और माइनस लेते हो तो कितना आएगा, प्लस आएगा। लेकिन अगर माइनस भी आ रहा है तो आपको क्या करना है, माइनस को हटा देना है, क्योंकि आप लेंथ निकाल रहे हो, और लेंथ हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली प्लस लिख लेंगे। तो ध्यान से देखो, यहाँ कितना हो गया 2 इंटू कितना हो गया 6 अपॉन, यहाँ देखो आ रहा है 4, और 4 की पावर कितनी है 3/2। इस 4 को कितना लिखेंगे 2 स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल आउट होके कितना हो गया, ये 2 इंटू 2, ये तो आपके पास में क्या हो गया, कैंसिल आउट, 2 6 से कितना हो गया 3, तो करेक्ट आंसर कितना आ गया 3। देखो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 है। तो चाहो तो आप सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो किसी भी पैराबोला के अंदर। आपको क्या करना है, कंपेयर करना है, ए को अल्फा स्क्वायर मानना, बी को बीटा स्क्वायर मानना, और एच को अल्फा बीटा मानना। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो पैराबोला होता है उसकी जो पहली 3 टर्म होती है, मींस एक्स स्क्वायर, एक्स वाई और वाई स्क्वायर, वो मिलकर के क्या बनाती है, परफेक्ट स्क्वायर बनाती है। इस परफेक्ट स्क्वायर को बनाने में ऐसा एज्यूम करते हैं, और उस केस में फिर उसका जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला होता है वो ये रहा। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये था आपके पास में क्वेश्चन नंबर 114। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की। देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 115। और क्वेश्चन नंबर 115 को अगर हम देखें तो आपके पास में क्वेश्चन नंबर 115 के अंदर एक सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो। आपको बोला गया है कि ए एक कांस्टेंट वेक्टर है। तो ए क्या दिया हुआ आपके पास में, एक कांस्टेंट वेक्टर दिया हुआ, और कांस्टेंट वेक्टर दिया हुआ, तो थोड़ी देर के लिए मैं एक काम करता हूं, इस ए को जो है वो कितना मान लेता हूं, सपोज ये कितना है a1ik प्लस a2j। क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाई नहीं है, लेकिन आप ऐसा मान लो। अब ध्यान से देखो, ए अगर कांस्टेंट वेक्टर है तो इसका मतलब a1 भी कांस्टेंट है, a2 भी कांस्टेंट है, और a3 भी क्या है, कांस्टेंट है। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होगा कि a1 a2 a3 तीनों क्या है, स्केलर है, ठीक है। अब आगे ध्यान से देखो, आगे क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि r जो है वो पोजीशन वेक्टर है, और पोजीशन वेक्टर को हम किस फॉर्म में लेते हैं, दैट इज xik प्लस yjk और प्लस zkk। आगे क्वेश्चन के अंदर बोला गया
कि जब ऐसा है तो आपको क्या करना है, कर्ल निकालना है। किस चीज का निकालना है, ए क्रॉस आर का। तो आपको बोला गया कि कर्ल ऑफ ए क्रॉस आर कितना होगा, बस आपको यही क्या करना है, कैलकुलेट करना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। कर्ल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। कर्ल होता क्या, कर्ल निकालते कैसे, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का जो कर्ल होता है, कर्ल ऑफ ए क्रॉस आर क्या होता है, कर्ल का मतलब, कर्ल होता है डेल। डेल आप सबको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, डेल क्रॉस, और ये कितना होगा आपके पास में, ए क्रॉस आर, मींस ये हो गया ए क्रॉस आर। अब ध्यान से देखो डेल की डेफिनेशन क्या होती है। अब ये तो आप चाहे काम करो, आप ए क्रॉस आर को बाद में लिखेंगे अपन, पहले कोई भी वेक्टर ले लेते हैं एफ, और हमेशा ध्यान रखना कर्ल किसका निकलता है, एक वेक्टर का। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि कर्ल की डेफिनेशन में आपके पास में आता है क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा दो वेक्टर क्वांटिटी का निकलता है। डेल जो होता है आपके पास में दोस्तों वो होता है आई केप डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे केप डेल ओवर कितना होता है, डेल वाई प्लस के केप और कितना होता है, डेल ओवर डेल जे। ध्यान से देखो, ये क्रॉस कितना हो गया आपका एफ वेक्टर। इसको मैं क्या करता हूँ, कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखता हूँ, मींस समेशन फॉर्म में लिख लेता हूँ। इसको मैं कितना लिखता हूँ, समेशन आई केप और कितना हो गया, डेल ओवर डेल। ये समेशन इसका मतलब है कि ये भी आएगा, ये भी आएगा, लेकिन तीनों के जगह केवल एक लिख लेता हूँ, ये वाला। और क्रॉस कितना हो गया, ये आपके पास में एफ हो गया। अब ध्यान से देखो, मैं इसी क्वांटिटी को कितना लिख सकता हूँ, इस क्वांटिटी को देखो, ये तो डेल ओवर डेल एक्स तो क्या है, एक ऑपरेटर है, इसको तो मैं क्या कर सकता हूँ, मूव करवा सकता हूँ। तो इसको मैं इसी क्वांटिटी को मैं कितना लिख सकता हूँ, डेल्टा आई केप, और ये क्रॉस आपके पास में कितना हो गया, ये क्रॉस पूरा है, ध्यान रखना समेशन पे लग रहा है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी क्रॉस प्रोडक्ट और इसके साथ भी क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये हो गया आई केप क्रॉस, और इसको मैं कितना लिख लूं, डेल्टा एफ ओवर डेल्टा एक्स। ये होती है आपकी कर्ल की डेफिनेशन। एक आपके पास में क्या होता है, डिटरमिनेंट फॉर्म में भी होता है, लेकिन आप फिलहाल इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में कैलकुलेट करने की कोशिश मत करना, कर तो सकते हो लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहां से हम क्या करेंगे, सिंपली जो आपके पास में क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशंस को अप्लाई करेंगे और आंसर निकालेंगे। अब ध्यान से देखो, हम अपने क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से जो कर्ल है, अब किसका निकालना अपने को, ए क्रॉस आर का। इसको अगर हम देखें तो इस हिसाब से हमारा कर्ल कितना हो जाएगा, ये आपका समेशन, ये आई केप और क्रॉस। ध्यान देना, डेल ओवर डेल एक्स, ठीक है, और साथ में कितना, ए क्रॉस और कितना आर। अब ध्यान से देखो, आपने पढ़ा होगा वेक्टर कैलकुलस के अंदर कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट आपको दे रखा है, ए क्रॉस बी का अगर आपको निकालना है डिफरेंशिएशन, तो कैसे निकालते हैं, पहले इसका डिफरेंशिएशन क्रॉस आर प्लस करके इसको कांस्टेंट रखेंगे और इसका डिफरेंशिएशन, मींस किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इट इज समेशन आई क्रॉस, और इसको मैं किस तरह से लिखूंगा, ध्यान देना, पहले मैं करूंगा ए का डिफरेंशिएशन, तो इसको मैं क्या रखूंगा, कांस्टेंट, फिर आएगा प्लस, और जब डिफरेंशिएट करो तो अब इसको कांस्टेंट रख लो, और आर का क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएशन। ध्यान देना इस चीज को, ठीक है। अब ए क्या दिया हुआ आपको, कांस्टेंट वेक्टर, क्वेश्चन में साफ बोला गया है। और अगर ए कांस्टेंट वेक्टर है तो कांस्टेंट वेक्टर का डिफरेंशिएशन चाहे मैं एक्स के रिस्पेक्ट में करूं, चाहे वाई के रिस्पेक्ट में करूं, चाहे जेड के रिस्पेक्ट में करूं, पार्शियल डिफरेंशिएशन कितना होगा, जीरो। तो ये क्वांटिटी तो कितनी होगी, जीरो। तो कितना आ गया, समेशन आई के। अब ध्यान से देखो, ये कितना बन गया, क्रॉस, और यहां पर कितना बन गया, ए क्रॉस। अब ध्यान से देखो, डेल्टा आर ओवर डेल्टा एक्स, जब डेल्टा आर ओवर डेल्टा एक्स आप करोगे, एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे, ये तो जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, और एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1, तो केवल कितना बच गया, आई केप, मींस यहां पर कितना बच जाएगा, केवल आई केप। अब ध्यान से देखो, ये क्या हो गया आपके पास में, ये हो गया एक तरह का, इसको बोलेंगे हम लोग, ये आपके पास में हो गया ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ट्रिपल प्रोडक्ट कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा आपके पास में, ये कितना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी कितना होता है, ए डॉट सी बी, मींस आई केप डॉट आई केप, और उसके साथ में ए केप, ठीक है, और माइनस आपके पास में कितना होगा, ध्यान देना यहाँ पर, ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी, मींस आई केप डॉट ए वेक्टर, और बाहर कितना, ए वेक्टर। ये पूरा समेशन में ध्यान देना, आई केप डॉट आई केप कितना होता है, 1, तो यहाँ पर कितना हो गया, समेशन, अब मैं इसको अलग अलग लिख देता हूँ, ये समेशन ए हो गया, माइनस समेशन जब ऑपरेट करोगे तो ध्यान से देखो, यहाँ पर आई डॉट ए केप, ये ए केप नहीं सॉरी ए वेक्टर, तो इस पूरे ए वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट आप आई केप के साथ करोगे तो आई डॉट आई तो कितना हो गया, 1, और बाकी दोनों कितना हो गया, 0, मींस केवल कितना बच गया, a1, तो ये हो गया a1, और ये आई केप एज इट इज ऐसे। अब समेशन को ओपन करते हैं। समेशन किसके लिए निकाला था हमने, केवल x पे ऑपरेट किया था, तो ये y के लिए भी सेम होगा, z के लिए भी सेम होगा। तो जब समेशन हटाएंगे तो ये a जो है वो कितने बार ऑपरेट होगा, 3 बार, x के लिए, y के लिए और z के लिए, और सम का मतलब क्या होता है, ऐड करना। तो a को कितनी बार ऐड करोगे, 3 बार, तो ये कितना हो गया, 3।
माइनस यहां से ध्यान से देखो, अब a1 आ रहा है, जब y के रिस्पेक्ट में ओपन करोगे तो a2 आएगा, सिंपल सी बात है, और z के रिस्पेक्ट में करोगे तो a3 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में a1i प्लस a2j प्लस a3k, और जैसे किसके इक्वल है, a के इक्वल है, तो ये कितना आ गया 3a वेक्टर माइनस a वेक्टर इक्वल्स टू 2a वेक्टर। चेक करो आपका ये एक आंसर होगा या एक ऑप्शन में दिया होगा। तो अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115 को, तो देखो एक ऑप्शन में कितना दिया होगा 2a वेक्टर। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, कर्ल के डेफिनेशन को क्या करना था, अप्लाई करना था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 116 के। क्या दिया हुआ 116 में, आपके पास में बोला गया है कि दो वेक्टर है, ठीक है। एक वेक्टर दिया हुआ आपको r1 वेक्टर, और r1 वेक्टर की वैल्यू कितनी है 2ik प्लस 4jk माइनस 5k, और एक वेक्टर दिया है आपको r2 वेक्टर, और r2 वेक्टर कितना दिया आपके पास में ik प्लस 2jk प्लस और 3k। अब ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ दिस एंड दिस इज, क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि ये और ये वेक्टर, दो वेक्टर दिया है, इन दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, उस रिजल्टेंट वेक्टर के जो पैरेलल एक यूनिट वेक्टर होगा, वो यूनिट वेक्टर कितना होगा। अब इसको समझते हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसका रिजल्टेंट निकालते हैं, फिर आगे की थ्योरी पढ़ते हैं। अब आपको अगर दो वेक्टर दिया हो तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, आपने वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ा होगा, कैलकुलस में नहीं। मान लेते हैं एक वेक्टर आपके पास में ये है a वेक्टर, दूसरा वेक्टर आपके पास में कौन सा है b वेक्टर। तो आपने पढ़ा होगा वेक्टर्स का पैरेललोग्राम रूल, और पैरेललोग्राम रूल ये कहता है कि अगर ये b वेक्टर है, जिसका ये क्या होता है आपके पास में हेड होता है, ये टेल होता है, ठीक है। इस तरह से आपके पास में दो वेक्टर जो एक पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, तो पैरेललोग्राम ये रूल कहता है कि अगर a वेक्टर और b वेक्टर आपके पास में एक पैरेललोग्राम के साइड्स है, तो उसका जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, उनका रिजल्टेंट होता है। मींस इस a को मैं कहां ऑपरेट करता हूं, अब मैं क्या करूंगा, इसका जो इस a वेक्टर का जो हेड होगा उस पे मैं किसको रख दूंगा, b वेक्टर के टेल को रख दूंगा। इस तरह से कहने का मतलब ये b वेक्टर, ठीक है। तो ये मेरे पास में a वेक्टर है जो इस तरह से है, ये वेक्टर मेरे पास b वेक्टर है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होता है, इसका डायगोनल होता है, और डायगोनल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, r से। तब ये कहता है पैरेललोग्राम रूल कहता है कि उसका डायगोनल जो होगा वो उनका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर, उसको किससे डिनोट करेंगे हम लोग, दैट इज r वेक्टर। और r वेक्टर क्या होगा, ये जो पैरेललोग्राम आपके पास में बना, इस पैरेललोग्राम का क्या होगा, डायगोनल होगा, और वो किसके इक्वल होता है, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। तो ये होगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर। इसका मतलब अपने क्वेश्चन की बात करें तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट कितना होगा, r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर। इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना आ गया 3ik प्लस ये कितना हो गया 4 प्लस 2 6jk, और 3 माइनस 5 कितना हो गया माइनस के 2k। ये रिजल्टेंट आ गया। अब क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है कि अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट। आपको क्या करना है, ये जो आपके पास में रिजल्टेंट वेक्टर आया, इस रिजल्टेंट वेक्टर के पैरेलल यूनिट वेक्टर निकालना है। अब ध्यान से देखो कि दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो उसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना है इस चीज को। क्वेश्चन का आंसर आ गया, कुछ भी नहीं करना। एक वेक्टर दिया है आपके पास में ये r, ठीक है, और आपको एक वेक्टर और निकालना, और वो वेक्टर कैसा है, यूनिट वेक्टर है। सपोज एक मान लेते हैं, इसके पैरेलल है, देखो है ना, ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। क्वेश्चन बोला कि इसके पैरेलल आपको क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। अब एक वेक्टर ये रहा और एक वेक्टर ये रहा, दो वेक्टर पैरेलल है, इसका मतलब क्या, दोनों के डायरेक्शन सेम है। यही तो हुआ। इसका मतलब इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर और ए के बी दोनों के डायरेक्शन क्या है, सेम है। और आप सबको पता है कि किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कौन बताता है, उसका उसका यूनिट वेक्टर बताता है। इसका मतलब जो एक होगा वो एक की डायरेक्शन क्या होगी, r होगा, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूं, यहाँ पर आंसर एक जो होगा वो क्या होगा, एक तरह का डायरेक्शन ऑफ r, क्योंकि दोनों वेक्टर क्या दिए हुए पैरेलल है। पैरेलल तो जो इसकी डायरेक्शन होगी वो इसकी डायरेक्शन होगी, तो एक जो है वो एक क्या होगा, इस r वेक्टर की डायरेक्शन होगी। और हम सबको पता है कि r वेक्टर की डायरेक्शन को कौन बताता है, r। तो फाइनली हमें करना क्या था इस क्वेश्चन में, करना ये था कि इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट आता है उस रिजल्टेंट का हमें यूनिट वेक्टर निकालना था। ये आपके पास में यूनिट वेक्टर सबको पता है। ये वेक्टर आपके एज इट इज आप लिख दोगे 3ik प्लस कितना हो गया 6jk माइनस के कितना हो गया 2k अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस कितना हो गया 36 और कितना हो गया ये 4।
49 का रूट कितना आएगा 7, तो इसको अलग अलग स्प्लिट कर लो 3/7 आई के प्लस 6/7 जे के और माइनस के 2/7 के। चेक करो, एक ऑप्शन आपके पास में ये होगा। तो देखते हैं, एक ऑप्शन है 3/7 प्लस 6/7 माइनस के 2/7, तो क्या होगा करेक्ट आंसर। तो कई बार क्या होता है क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज कर देता है। अब इसमें कुछ नहीं करना था, रिजल्टेंट निकालना था। रिजल्टेंट आपको वेक्टर अलजेब्रा से सबको पता है कैसे निकालते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, पर उसका क्या निकालता है यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर नहीं पूछ के आपको कुछ और तरीके से इसमें पूछा गया था। ठीक है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था 116 की, क्वेश्चन नंबर 117 की बात करते हैं। ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 117 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 117 और क्वेश्चन नंबर 117 के अंदर दिया हुआ है कि 5 जो है वो लॉग आपके पास में ई बेस मॉड्यूलस ऑफ आर जो है वो है, तब आपको क्या करना है इसका ग्रेड 5 कैलकुलेट करना है। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था इसमें। सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर ये जो आर है, जब आपको नहीं दिया वो क्वेश्चन में, तो आर का मतलब वेक्टर कैलकुलस में हम मानते हैं पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पर जो आर वेक्टर है वो आर वेक्टर कितना होता है एक्स आई के, अभी पहले भी बताया था मैंने, वाई जेड के और जेड के। अब यहाँ पर किसकी बात की है, लॉगरिथम किसका, मॉड्यूलस का। मॉड्यूलस को मैं सिंपली आर से डिनोट करता हूँ इस तरह से, वेक्टर वेक्टर नहीं लगाता हूँ कुछ भी। तो ये कितना हो जाएगा, आप सबको पता ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, इसी को मैं क्या कर दूं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, तो कितना हो गया ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि मैं इसी को क्या करूंगा यूज करूंगा। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, आपको क्वेश्चन में निकालना है ग्रेड 5। और ग्रेड 5 निकालना आप सबको पता है, मैं बार बार बता चुका हूँ। ग्रेड 5 कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो, आई केफ डेल्टा फाई ओवर डेल्टा एक्स प्लस जे केफ डेल्टा फाई ओवर डेल्टा वाई और प्लस के केफ कितना होगा डेल्टा फाई ओवर डेल्टा जे, सबको पता। अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या करूंगा आई केफ, अब डेल्टा, अब एक काम करते हैं अपन इसको समेशन फॉर्म में लिखते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ समेशन आई केफ, क्योंकि बार बार अपने को कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। आई केप कितना हो गया डेल्टा फाई ओवर डेल्टा एक्स। अब देखो इसका मतलब इसको मुझे किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो जब डिफरेंशिएट करोगे ये हो गया समेशन आई केप। अब देखो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो लॉग एक्स का कितना होता है 1/x, तो 1 कितना हो गया, अच्छा ये मोड आर को मैं कितना लिख रहा हूँ, सिंपली आर लिख रहा हूँ, तो ये 1/r है ना। ध्यान दें, फिर r का और करेंगे, क्योंकि r किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, y का फंक्शन है, z का फंक्शन। जब r x का फंक्शन है तो r को भी क्या करेंगे हम डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब एक ग्रेड 5 इसके इक्वल आ गया। मुझे अब किसकी वैल्यू चाहिए, डेल आर ओवर डेल एक्स की। और डेल आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आप ध्यान से देखो यहाँ पर r क्या है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड, ये रहा मैग्नीट्यूड। इस इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर रहा हूँ x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से कितना आ गया 2r डेल्टा r ओवर डेल्टा x। इसको x के रेस्पेक्ट में करूंगा, कितना हो गया 2x। ये तो x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं 0, और ये भी कितना 0, इस तरह से लिख दिया। दिस इंप्लाइज डेल्टा r ओवर डेल्टा x जो है वो कितना हो गया x अपॉन r। इस x अपॉन r को यहाँ पर पुट करते हैं। दिस इंप्लाइज ग्रेड 5 कितना हो गया समेशन i के, और देखो ये है 1/r, ये मल्टीप्लाइड बाय कितना होगा x अपॉन r। अब ध्यान से देखो समेशन किस पे लग रहा है, x y z पे। तो इसका मतलब ये r जो है आपके पास में वो तो बाहर आ जाएगा, तो इसको तो मैं कितना लिख दूं 1/r स्क्वायर, और कितना हो गया समेशन x i के। समेशन को हटा दो, जैसे समेशन हटाओगे कितना हो गया 1/r स्क्वायर, ये हो गया x i के, ये हो गया y j के, और ये कितना हो गया z के। ये किसके इक्वल है, r वेक्टर कहीं ना कहीं लिखा होगा, ये रहा। जैसे वैल्यू पुट करोगे कितना आ गया r वेक्टर अपॉन r स्क्वायर, ये कितना आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, चेक करो एक ऑप्शन होगा आपके पास में दिया हुआ, देखो r वेक्टर अपॉन r स्क्वायर। तो एक सिंपल सा था, कुछ नहीं करना था, आपको बस ग्रेड 5 की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की। क्वेश्चन नंबर, आगे के क्वेश्चन सारे इजी हैं। वेक्टर कैलकुलस से भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो, है ना। पूरे पेपर में नहीं था, कोई 1-2 क्वेश्चन कोई छोड़ सकते हो आप लोग, और 4-5 क्वेश्चन कुछ गलत होंगे इसके अंदर। बाकी ठीक है, आप अटेम्प्ट कर सकते थे। 120 में से आराम से 100 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट किए जा सकते थे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 118 और क्वेश्चन नंबर 118 के अंदर क्या दिया हुआ, ध्यान से देखो। एक वेक्टर है f दिया हुआ आपके पास में x प्लस 2y प्लस 4z, और i केप आपके पास में है, प्लस आपके पास में है लेमड़ा x और माइनस के 3y माइनस z और z केप, और प्लस लास्ट क्वांटिटी है 4x माइनस y और प्लस 2z, और कितना है k केप। अब देखो
क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि आपके पास में f एक फंक्शन है और ये जो फंक्शन f है कैसा फंक्शन है, ऑफ कोर्स वेक्टर पॉइंट फंक्शन है क्योंकि i कैप j कैप k कैप आ रहा है और ये दिया हुआ आपके पास में इररोटेशनल। अब ध्यान से समझो, ये जो आपके पास में फंक्शन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि फंक्शन कैसा है, इररोटेशनल। अब इररोटेशनल का मतलब क्या होता है, दो वर्ड आते हैं, एक तो होता है कि कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन आपका सोलेनोइडल हो, एक होता है आपके पास में क्या हो, इररोटेशनल हो। कई बार हम बात करते हैं कि वो कंजर्वेटिव फील्ड हो, और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं यहाँ पर दो वर्ड की, एक होता है सोलेनोइडल वेक्टर, एक होता है इररोटेशनल वेक्टर। वो वेक्टर जिसका डाइवर्जेंस कितना आ जाए जीरो, वो तो होता है सोलेनोइडल। वो वेक्टर जिसका कर्ल कितना आ जाए जीरो, वो होता है आपका इररोटेशनल। इसका मतलब जब आपके पास में ये दिया हुआ है कि जो f है वो इररोटेशनल है, इसका मतलब इसका जो कर्ल होगा वो कर्ल ऑफ f कितना होगा, जीरो। और कर्ल कैलकुलेट करने का तरीका मैंने अभी पहले भी बताया था, यहाँ पे हम डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। ध्यान से देखो, डिटरमिनेंट फॉर्म में जब लिख रहे हो आप कर्ल, तो यहाँ पर तो क्या आता है, आई कैप, जे कैप और के कैप। इसके जस्ट नीचे लिखते हैं डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई और डेल ओवर डेल जेड। इसके नीचे लिखते हैं जो आई कैप का कोफिशिएंट है हमारे फंक्शन में कितना है, x प्लस 2y और प्लस कितना 4z। अब ध्यान से देखो, जे कैप का कोफिशिएंट यहाँ लिखेंगे, कितना हो गया लैम्बडा x माइनस 3y माइनस जेड, और के कैप का कितना है 4x माइनस y प्लस 2z। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करेंगे, ध्यान से देखो किससे ओपन करेंगे, आई कैप, जे कैप और के कैप से। ध्यान देना, इधर आपके पास में क्या है, जो भी इसको ओपन जिसे करोगे तो फिक्स है कि यहाँ पर क्या आएगा, आई कैप। मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर उसके बाद में आएगा माइनस के जे कैप, है ना, और प्लस करके फिर आएगा आपके पास में के कैप, और फिर ये कितना है आपके पास में इधर जीरो। अगर ये डिटरमिनेंट इस इक्वल के इस साइड में एक वेक्टर क्वांटिटी आ रही है, इसका मतलब इस इक्वल के उस साइड भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगी। और वेक्टर का मतलब कितना होगा, ये जीरो वेक्टर होगा। ध्यान से समझना मेरी बात को, क्योंकि जो डिटरमिनेंट है, ये डिटरमिनेंट जो आपका निकलेगा वो डिटरमिनेंट क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो आई कैप के अंदर कुछ आएगा, जे कैप के अंदर कुछ आएगा, के कैप के अंदर कुछ आएगा, इक्वल टू जीरो। इधर वेक्टर है तो उधर भी वेक्टर होगा, और ये वेक्टर है, इसका मतलब ये आई कैप और बॉक्स, ठीक है, प्लस जे कैप और बॉक्स। ध्यान से समझना, प्लस के कैप और बॉक्स, और इक्वल टू जीरो को मैं कितना लिख लूं, जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं कि ताकि आपको पूरा डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, आपको क्या करना है, इन तीनों में से वो बॉक्स लेने हैं केवल जो लेमड़ा को क्या करते हो, कंटेन, क्योंकि हमें तो वैल्यू किसके निकालनी है, लेमड़ा की। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर ये इसके इक्वल है तो हम क्या करेंगे, दो वेक्टर इक्वल होते हैं यदि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही, करस्पॉन्डिंग का मतलब आई कैप का कोफिशिएंट इक्वल हो, जे कैप के कोफिशिएंट इक्वल हो और के कैप के कोफिशिएंट इक्वल हो, मींस ये बॉक्स किसके इक्वल, इस जीरो के इक्वल, ये बॉक्स किसके इक्वल, इस जीरो के इक्वल, ये बॉक्स किसके इक्वल, इस जीरो के इक्वल। तो हम यहाँ पे यही करेंगे, हम क्या करेंगे, इसमें से वो बॉक्स चूज करते हैं, क्योंकि हर बॉक्स जीरो के इक्वल है, तो हम केवल वो बॉक्स निकालें जिसमें लेमड़ा आएगा। अब देखो लेमड़ा किस में आएगा, ऑफ कोर्स ये वाला लेमड़ा, तो इसके करस्पॉन्डिंग निकालोगे तो लेमड़ा आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग निकालोगे तो आपका लेमड़ा नहीं आएगा, क्योंकि लेमड़ा तो यहाँ पे है, तो इसके करस्पॉन्डिंग तो आपका लेमड़ा नहीं आएगा, ठीक है ना। जब जे कैप से आप ओपन करोगे तो आपका लेमड़ा नहीं आएगा। अब ध्यान से देखो, इसके करस्पॉन्डिंग निकालोगे तो लेमड़ा आएगा, या इसके करस्पॉन्डिंग निकालोगे तो भी लेमड़ा आएगा। ध्यान से देखो इस तरह से, तो हम क्या करें, चाहे मैं एक के करस्पॉन्डिंग निकाल लूं, आई कैप के करस्पॉन्डिंग जो बॉक्स आएगा वो ध्यान से देखो, इसको किसके रेस्पेक्ट में मैंने डिफरेंशिएट किया, ध्यान से समझना मेरी बात को, इसको मैं करूंगा वाई के रेस्पेक्ट में, कोई भी हो, जब क्रॉस करके इसको मैं करूंगा जेड के रेस्पेक्ट में, तो देखो लेमड़ा का कोफिशिएंट x है, जैसे इसको जेड के रेस्पेक्ट में करूंगा जीरो बन गया, यहां से भी मुझे कोई लेमड़ा नहीं मिलेगा, तो यहां से भी मुझे लेमड़ा नहीं मिल रहा। जब मैं आई कैप से करूंगा तो भी मुझे लेमड़ा नहीं मिल रहा, लेकिन जब मैं के कैप के करस्पॉन्डिंग ओपन करूंगा तो ध्यान से देखना, ये बॉक्स प्लस ये बॉक्स और प्लस एक के कैप के करस्पॉन्डिंग ओपन करूंगा तो इसको x के रेस्पेक्ट में करूंगा, तो यहां से तो कितना आ गया लेमड़ा, ये कितना हो गया जीरो जीरो, क्योंकि y और z का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन जीरो। जब इसको y के रेस्पेक्ट में करूंगा तो माइनस साइन आएगा, और y के रेस्पेक्ट में देखो ये जीरो, यहाँ पे कितना आ गया 2 और इक्वल टू कितना 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। हमें इन बॉक्स को कैलकुलेट नहीं करना है, तो सिंपली क्या हो गया, के कैप के कोएफिशिएंट को इक्वल करूंगा तो लेमड़ा की वैल्यू कितनी आ गई, तो सिंपल सा क्वेश्चन।
ठीक है। मेरा इसको बताने का पर्पज ये था कि आप चाहो तो पूरे डिटरमिनेंट को आप क्या करो, ओपन कर लो, उसके बाद में अगेन करना तो आपको यही है कि आई कैप के कोफिशिएंट्स को इक्वल रखना है, जे कैप के कोफिशिएंट्स को इक्वल रखना है और के कैप के कोफिशिएंट्स को इक्वल रखना है। तो देख चेक करते हैं लैम्डा की वैल्यू हमारे ऑप्शंस में, यस करेक्ट, इट इज 2, 2 एक ऑप्शन में आ रही है तो 2 क्या होगी इसकी करेक्ट वैल्यू होगी। ये थे क्वेश्चन नंबर 118। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की, और उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन बचेगा, ठीक है। तो ये पेपर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119, देखो क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन f दिया हुआ है। पहले तो फंक्शन लिखते हैं जो दिया हुआ है, ये f दिया हुआ है और f कितना है, एक्स स्क्वायर वाई आई के प्लस एक्स जेड और जे के एंड प्लस के 2 टाइम्स वाई जेड और के। और क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, वैल्यू निकालनी है किसकी, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ f। आपको क्या कैलकुलेट करना है इस फंक्शन के लिए, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ, और कितना f कैपिटल है तो f वेक्टर कितना। सिंपल सा क्वेश्चन था। जब आप वेक्टर कैलकुलस पढ़ रहे हो, आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप सारे के सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट याद करते हो। जब हम वेक्टर इंटीग्रेशन, वेक्टर डिफरेंशिएशन या उनकी कुछ आइडेंटिटीज पढ़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, वेक्टर कैलकुलस के अंदर कुछ आइडेंटिटीज पढ़ते हैं। उस आइडेंटिटी के बाद में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कर्ल से रिगार्डिंग होती है, डाइवर्जेंस से रिगार्डिंग होती है। उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि डाइवर्जेंस अगर आप किसका निकाल रहे हो, कर्ल का निकाल रहे हो, तो वो हमेशा कितना आता है, 0 आता है। आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है किसी भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन के लिए। अब वेक्टर पॉइंट फंक्शन ही बोल रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि पहले आपको कर्ल कैलकुलेट करना पड़ेगा, और कर्ल के लिए आपको क्या चाहिए, हमेशा एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन चाहिए। चाहे आप डाइवर्जेंस कैलकुलेट करो तो भी आपको वेक्टर पॉइंट फंक्शन चाहिए, ग्रेडियंट के लिए आपको स्केलर फंक्शन चाहिए। तो डाइवर्जेंस किसका निकाल रहे हो, कर्ल का निकाल रहे हो, और जब डाइवर्जेंस कर्ल का निकालेंगे तो वो हमेशा कितना आएगा, आपका 0 आएगा। इस चीज को समझो। तो इसका आंसर जो होगा, ये एक प्रॉपर्टी होती है, और प्रॉपर्टी से डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ f जो होगा वो कितना होगा, 0। तो 0 क्या होगा, करेक्ट आंसर। अगर आपको नहीं पता है प्रॉपर्टी, तो आप एक काम करो, पहले इसका कर्ल निकालो, अभी बताया था डिटरमिनेंट फॉर्म के अंदर, फिर उसका डाइवर्जेंस निकालो, डेल डॉट आपके पीछे कितना होगा, f होगा, चेक करो कितना आएगा, 0। बेटर ये होगा कि हम एक काम करते हैं, मैं आपको बता ही देता हूं प्रूफ, ताकि आपको पता चल जाए कि ये हमेशा ट्रू होता है। हम एक काम करते हैं, एक जनरल फंक्शन लेके चलते हैं, ये जो दिया है उसको नहीं लेते हैं, हम एक जनरल फंक्शन ले लेते हैं। और जनरल फंक्शन है f इक्वल टू सपोज f1 i के प्लस f2 j के प्लस f3 के। ये मेरे पास में एक जनरल फंक्शन है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसका कर्ल कैलकुलेट करूंगा। ध्यान देना, जब मैं इसका कर्ल कैलकुलेट करूंगा, कर्ल ऑफ f तो कितना होगा, i के, j के और k के। यहाँ कितना होता है, डेल ओवर डेल x, डेल ओवर डेल y और डेल ओवर डेल z। ठीक है, ध्यान से देखना, ये f1, ये f2 और f3 मैं उस साइड लिख देता हूँ। अब ध्यान से देखो, एक ही स्टेप में लिखूंगा मैं इसको। यहाँ पे आप क्या करोगे, कर्ल कैलकुलेट करोगे। तो जैसे कर्ल निकालोगे तो कर्ल ऑफ f, यहाँ पे मैंने f कैपिटल लिया है तो f ले लेना। अब ध्यान से देखो, एक आएगा i कैप के साथ क्या आएगा, ये रहा, तो डेल्टा f3 ओवर, ध्यान से समझना, डेल्टा y माइनस डेल्टा f2 ओवर डेल्टा z। ठीक है ना, ये आ गया। अब ध्यान से देखो, यहां आएगा आपके पास माइनस जे कैप, तो माइनस जे कैप जब लिखूंगा तो मैं प्लस जे कैप लिख रहा हूं। बस मैं क्या करूंगा, उनका ऑर्डर चेंज कर दूंगा। तो जब जे कैप लिखते हो तो f3 का x के रेस्पेक्ट में, माइनस इसका रेस्पेक्ट में, तो ऑर्डर चेंज कर दो। तो f1 का किसके रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में, माइनस। अब ध्यान से देखो, मैंने इसके रेस्पेक्ट में निकाला तो f3 का किसके रेस्पेक्ट में आ जाएगा, x के रेस्पेक्ट में, तो डेल्टा f3 ओवर डेल्टा x, और प्लस लास्ट क्वांटिटी k कैप के रेस्पेक्ट में, k के रेस्पेक्ट में, f2 का x के रेस्पेक्ट में, तो ये डेल्टा f2 ओवर x के रेस्पेक्ट में, ये स्मॉल f है, और माइनस f1 का किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। ये आपके पास में हो गया। अब ध्यान से देखो, ये कर्ल आ गया। हमें क्या करना है, हमें निकालना इसका भी डाइवर्जेंस, और डाइवर्जेंस ऑफ, अगर हम f की बात करें तो डाइवर्जेंस ऑफ f कितना होता है, डेल डॉट। ध्यान से समझना, डेल डॉट कितना होता है f, और डेल कितना होता है, i कैप डेल ओवर डेल x प्लस j कैप डेल ओवर डेल y प्लस k कैप डेल ओवर डेल z। और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ में, इस f के साथ में, f कितना बना हुआ, ये रहा, तो ये कितना हो गया, f1 i कैप प्लस f2 j कैप प्लस कितना हो गया, f3 k कैप। डॉट प्रोडक्ट सबको आता है, वेक्टर अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा, i कैप का i कैप के साथ में करेंगे, कितना हो गया आपका इसमें, डेल्टा f1 ओवर डेल्टा x प्लस डेल्टा f2 ओवर डेल्टा y प्लस कितना होता है, डेल्टा f3 ओवर डेल्टा z। ठीक है, फाइनल आंसर लिख रहा हूं डायरेक्ट। यहाँ पे ध्यान से देखो, हमें क्या करना था, हमें डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना है। इस f की जगह कितना लिख दो, ये कर्ल, तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ f। अब मैं देखो सीधा लिख रहा हूं, आपको क्या करना है,
आपके पास में डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस का मतलब ये रहा, और इसकी जगह क्या रख दो, ये पूरा रख दो, तो आई केप वाला आ जाएगा। मींस डेल्टा ओवर डेल्टा एक्स वाला जो क्वांटिटी यहां से आएगी वो किसके रिस्पेक्ट में, इसका करना है। डेल ओवर डेल वाई ये F2 हो गया, डेल ओवर डेल जेड ये F3 हो गया। तो जब आप इसका करोगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो ध्यान से देखो कितना हो गया, डेल टू F3 होगा। अच्छा मैं डायरेक्ट लिख देता हूं आपको इसी तरह से, जब आप इसका x के रेस्पेक्ट में करोगे तो F3 का कितना आएगा, x और y, यहाँ पे y है ध्यान देना, यहां से कितना आएगा F3 के नीचे xy, समझना इस चीज को। जब इसका y के रेस्पेक्ट में करोगे तो ध्यान से देखो F3 का yx, और F1 F2 F3 में मान के चल रहा हूं कि उनके पार्शियल डेरिवेटिव्स कैसे हैं, कंटीन्यूअस। तो डेल्टा F3 ओवर डेल्टा x डेल्टा y किसके इक्वल होगा, डेल्टा F3 अब सॉरी डेल टू F3 ओवर डेल्टा x डेल्टा y किसके इक्वल होगा, डेल टू F3 ओवर डेल y डेल x के। और यहां पर माइनस आ रहा है, यहां पर प्लस आ रहा है, कैंसिल आउट हो गया। अब इसका x के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं, तो ये माइनस में F2 का आएगा x और z। अब F2 देखो ये रहा, ये प्लस में, इसका किसके रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में, कैंसिल आउट। तो सारे फैक्टर ऐसे क्या होंगे, कैंसिल आउट, और कैंसिल आउट होके कितना आ गया, तो कुछ भी नहीं है। हमेशा क्या होता है, किसी भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन f का कर्ल निकाल करके डाइवर्जेंस निकालोगे जीरो आता है। ये स्पेशल प्रॉपर्टी है, यू हैव टू रिमेंबर इट। नाउ ये फंक्शन दिया हुआ आपको कंफ्यूज करने के लिए, अगर कंफ्यूज करने के लिए नहीं दिया हुआ, ऑफ कोर्स अगर आपको नहीं याद है तो आप इसी तरह से निकालोगे जैसे मैंने निकाला है, लेकिन ये हमेशा आपको याद रखना है कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ f जो होता है वो कितना होता है, जीरो होता है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 119, मतलब लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसके बाद में आपका ACF कंप्लीट है। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास में बात करते हैं 120 की। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे पेपर में सबसे लास्ट क्वेश्चन था। और ए वेक्टर आपके पास में दिया हुआ है, कितना है, आई के प्लस 2 टाइम्स जे के प्लस 3 टाइम्स के के। बी वेक्टर आपके पास में है, और बी वेक्टर कितना है, माइनस के आई के और प्लस के 2 जे के और प्लस के, ये हो गया आपके पास में के के। और एक वेक्टर और दिया है, सी वेक्टर आपके पास में दिया हुआ है, और 3 आई के और प्लस कितना हो गया, से के। क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि आपके पास में a प्लस जो टी बी वेक्टर है वो वेक्टर किसके परपेंडिकुलर है, c के परपेंडिकुलर है, तब आपको t की वैल्यू निकालनी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, वेक्टर कैलकुलस का नहीं, वेक्टर अलजेब्रा का क्वेश्चन है, तो जो आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो। वेक्टर कैलकुलस तो आप बीएससी में पढ़ते हो, कैलकुलस का मतलब सम डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड कुछ इंटीग्रेशंस की थ्योरम्स वगैरह वो सब पढ़ना। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, एडिशन करना, पैरेललोग्राम रूल, ये सारे के सारे हम कहां पढ़ते हैं, 12th के अंदर। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये 3 वेक्टर है, इसमें से a प्लस टी बी वेक्टर परपेंडिकुलर सी के, तो t की वैल्यू निकालनी है। अब आपको पता होना चाहिए कि 2 वेक्टर परपेंडिकुलर है, उसका मतलब क्या है कि अगर a वेक्टर जो है वो b वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो आप सबको पता है कि इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0 होगा। अब मुझे इसको प्रूफ करवाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि क्यों होगा। तो हमें क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि ये वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, तो पहले तो आप ये वेक्टर कैलकुलेट करो कि a प्लस टी बी वेक्टर कितना होगा। तो b वेक्टर को t से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 8 कर दो। तो ध्यान से देखो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, a आई कैप, ये कितना हो गया 1 माइनस t प्लस कितना हो गया जी, मैं आशा करता हूं कि आपको आता होगा, ये 2 प्लस कितना हो गया 2t और प्लस के और 3 प्लस कितना हो गया t। ये तो आपके पास में आ गया ये वेक्टर। ये वेक्टर भाई इसके परपेंडिकुलर है, तो क्या करना है आपको, डॉट प्रोडक्ट करना है, और डॉट प्रोडक्ट कितना करना है आपको, 0 करना है। तो जैसे आप डॉट प्रोडक्ट 0 करोगे तो आपके पास में a प्लस टी बी जो वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट करो c के साथ में 0। कैसे करोगे, डॉट प्रोडक्ट सबको पता है, आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, तो आप सीधा करोगे 3 आई कैप के साथ यहाँ कितना 3, यहाँ पर कितना 1 माइनस टी, तो कितना हो गया 3 1 माइनस टी। यहाँ पर जेकेप के साथ में कितना है 2, तो ये हो गया 2 टाइम्स, और जेकेप यहाँ पे कितना है 2 प्लस 2t। मैं आशा करता हूँ ये आपको आता है, प्लस 0 डॉट और जो भी बचा है इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर केकेप का कोई कोफिशिएंट नहीं है, मतलब 0 होगा। अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 माइनस 3t प्लस कितना हो गया 4 प्लस 4t इक्वल टू 0। t 3 प्लस 4 कितना हो गया 7, यहाँ से कितना होगा आपके पास में माइनस के 3t और कितना हो गया आपके पास में 4, तो t की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 7। Am I right? समथिंग I did something wrong. देखते हैं t की वैल्यू 5 आ रही है, कहीं ना कहीं मिस्टेक थी। चलो क्वेश्चन चेक करते हैं एक बार फटाफट से। a की वैल्यू i के प्लस 2j के प्लस 3k के, b की वैल्यू माइनस i के और प्लस 2j के एंड प्लस के 3i के प्लस j के। इट इज राइट। a प्लस tb 1 माइनस t, इज इट करेक्ट? एंड आफ्टर दैट 2 प्लस 2t, इट इज आल्सो करेक्ट, और 3 प्लस t। नाउ
ए डॉट सी 0, सी आपके पास में 3 i प्लस जे है, तो 3 टाइम्स 1 माइनस टी, इट इज आल्सो करेक्ट। एंड प्लस कहाँ गया ये जे कैप, ओ जे कैप के साथ में ओनली यही आएगा भाई, यहाँ पे 1 ही है, जे कैप का कोफिशिएंट केवल 1 ही है। तो जैसे इसको करोगे तो यहाँ पर कितना होगा, केवल 2 + 2t होगा, ध्यान देना यहाँ पे। और ये आपके पास में हो गया 3, तो 3 + 2 5 और -3t + 2, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो एक ऑप्शन आपके पास में t = 5 है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे हमारे पास में 120 क्वेश्चंस जो ACF FRO 2021 इसलिए कि पेपर अभी हुआ है, वैकेंसी 2018 की थी, मैं बार बार बोलता हूँ। ये हमारे पास में थे 120 क्वेश्चंस। अब देखो इसका मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट भी बनाया, इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बताया नहीं है कि ये किन किन लोगों के लिए यूजफुल है। तो स्पेशली जो भी आरपीएससी का सिलेबस जो इसके सिलेबस से मैच करता हो, वो सारे एग्जाम, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे सेकंड ग्रेड का हो, चाहे ACF का हो, चाहे लेक्चर टेक्निकल का एजुकेशन का हो, या फिर और भी कोई एग्जाम ऐसा होता हो जिसके अंदर इसका सिलेबस का कुछ पार्ट है, तो वो सबके लिए क्या है, एप्लीकेबल है। आप लोगों को इसके सॉल्यूशंस करना चाहिए। और आरपीएससी में आप देखोगे तो आपको पता होना चाहिए, जब आप पेपर्स उठाओगे प्रीवियस ईयर के, तो कई सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होते हैं। और जब आप सारे पेपर सॉल्व करते हो तो ऑफ कोर्स आपके पास में एक क्वेश्चंस का कलेक्शन होता है, ठीक है। मैंने इस पेपर को सॉल्व करवाया, मैंने कोशिश की कि जितनी ज्यादा थ्योरी में बता सकूं, ऑप्शन से अगर हो रहे हैं तो वो भी मैं आपको बता सकूं, या फिर मैं इस तरह से बात कर सकता हूं कि अगर कोई 2 या 3 मेथड है तो भी मैंने बताने की कोशिश की है। कुछ जगह कैलकुलेशन मिस्टेक शायद जैसे अभी हो ही गई थी, हो जाती है, फिर भी मैंने कोशिश की है कि पूरे सारे क्वेश्चंस जो है, वो सारे आंसर जो आपको दिए गए हैं जितने भी, वो सारे के सारे ऑथेंटिक है। फिर भी जब आप एक बार वीडियो देखते हो तो आप अपनी कैलकुलेशन को भी जरा मैच कर लीजिएगा। मैं आशा करता हूँ आप सभी ने एंजॉय किया होगा, आपको मजा आया होगा, आपको ये पसंद भी आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर करें, ताकि जिनको नीड है उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। चलो फिर मिलते हैं एक नई पार्ट के अंदर, कुछ नया पेपर लेके आएंगे। एक और मैं कोर्स लेके आ रहा हूँ जिसको बोलते हैं डायनेमिक्स, तो डायनेमिक्स में कोर्स ला रहा हूँ, और फर्स्ट ग्रेड का पेपर भी हम अगले प्लेलिस्ट के अंदर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। थैंक यू।